Hello dear students, welcome to ES Digital. In this video we will discuss about the question related to strength of material. This question contains the concepts which will help you to achieve the success for which you are struggling very hard. These videos which contains the series of questions will make your journey of preparation bit easy and more comfortable. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पैक्ट लोडिंग से रिलेटेड जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं पर्टिकुलर गेट में, ईएससी में और वेरियस पीएसयूज में, ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डील करने वाले हैं. ओके, सो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी मैं कॉन्सेप्ट की यहाँ पर बात करने वाला हूँ, उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको इन एग्जाम्स में मिलने वाले हैं. क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को समझिए और अपनी सक्सेस को स्मार्टली अचीव कीजिए. चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन है, ए वर्टिकल रोड PQ of length L is fixed at its top end P and has a flange fixed to the bottom end Q. A weight W is dropped vertically from a height H which is less than L onto the flange. The axial stress in the rod can be reduced by. Options आपके पास है, increasing the length of the rod, decreasing the length of the rod, decreasing the area of the cross section of the rod, increasing the modulus of the elasticity of the material. ठीक, सो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी होगा, ठीक है, हमें ये जानना जरूरी होगा कि बेसिकली हम इम्पैक्ट लोड को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये एक तरह से इम्पैक्ट लोड का एग्जाम्पल है कि एक पर्टिकुलर हाइट से एक बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है, एक लोड को, एक वेट को ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है, और वो जो ड्रॉप हो रहा है वो एक पर्टिकुलर फ्लैंज पर ड्रॉप हो रहा है, और फ्लैंज पर ड्रॉप होने के बाद उसमें जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो किस पैरामीटर पर डिपेंड कर रही है, वो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है. वही हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं कि स्ट्रेस की वैल्यू हमें रिड्यूस करनी है या फिर इंक्रीज करनी है, तो किस तरह से हम क्या पैरामीटर्स को चेंज करके उसकी वैल्यू को रिड्यूस या इंक्रीज कर सकें. तो एक छोटा सा एग्जांपल देखिएगा. अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा फिगर लेके चलता हूँ इम्पैक्ट लोडिंग के लिए, एक 3D फिगर लेके चलूंगा, एक 2D फिगर लेके चलूंगा, ठीक है. तो यहाँ पर ये मेरे पास एक फिक्स सपोर्ट है. इस फिक्स सपोर्ट पर ये मान लीजिए एक बार आपने यहाँ पर माउंट की हुई है, ठीक है, इस तरह से ये आपने एक बार माउंट की हुई है, ठीक है. यहाँ पर बार का जो पर्टिकुलर मैं अगर 3D में बता रहा हूँ तो 3D में ऐसा कुछ शेप बनेगा, इसका 3D में ऐसा कुछ शेप बनेगा. ये मेरे पास उस बार में नीचे की साइड में फ्लैंज लगी हुई है, ये छोटी सी फ्लैंज लगी हुई है. बात क्लियर, ठीक है. इस पर यहाँ पर मान लीजिए आप एक लोड लगाते हैं, ठीक है, इस पर आप एक पर्टिकुलर यहाँ पर लोड लगाते हैं, ठीक है. बेसिकली आप इसे कॉलर बोल सकते हैं, ठीक है. यहाँ पर ये जो कॉलर है वो यहाँ पर स्लाइड हो जाएगा. वो यहाँ पर एक तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसे यहाँ पर पकड़े हुए हैं H हाइट पर. ये मेरे पास मान लीजिए H हाइट है, तो H हाइट पर आपने पकड़ा हुआ है, उसके बाद इसे छोड़ देते हैं तो ये वाली चीज क्या कहाँ जाएगी, ये यहाँ पर इस पर बम्बार्डिंग करेगी, सीधा इम्पैक्ट करेगी. जैसे यहाँ पर सीधा इम्पैक्ट करेगी, ठीक है, तो उस सिचुएशन में होगा क्या, मैं इसे अब 3D से अब 2D में बना रहा हूँ, तो 2D से आपको थोड़ा सा और क्लियर व्यू दिखेगा इसका कि ये यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये ऐसे हमारे पास ये रोड है और यहाँ पर ये 2D में फ्लैंज है, ठीक है, और ये यहाँ पर आपके पास वो कॉलर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है. तो थोड़ा गैप भी दिखा रहा हूँ जिससे कि ये आपके पास कॉलर यहाँ पर सीधा इस पर इम्पैक्ट करे. तो कॉलर को जब आप एक सेक्शन को काटेंगे, यहाँ पर एक प्लेन से काटेंगे, तो आपको ये व्यू दिखने वाला है. तो यहाँ से अगर मान लीजिए हाइट आपके पास ये H है, ठीक है, तो इसमें होगा क्या, मैं 2D में आपको दिखा रहा हूँ. इसमें होगा क्या कि जब ये इस पर इम्पैक्ट करेगा तो आप सबसे पहले ये इमेजिन करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में W जहाँ पर इम्पैक्ट लोडिंग की बात होती है, सबसे पहले हम ये एज्यूम करते हैं कि जो इसका वेट है ना, जो इस ब्लॉक का वेट है, ठीक है, वेट ऑफ ब्लॉक, ठीक, वो वेट ऑफ ब्लॉक काफी हायर है एज कंपेयर टू दी वेट ऑफ द रोड और वेट ऑफ द फ्लैंज,
ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि ये जितना वेट है वो वेट की वजह से अपना मोशन रुकेगा नहीं, और ये जो मोशन है वो बेसिकली ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कहां पर कन्वर्ट कर रही है, वो कन्वर्ट हो रही है पूरी की पूरी स्ट्रेन एनर्जी में। किसमें? स्ट्रेन एनर्जी में। ये स्ट्रेन एनर्जी कैसे आएगी? जो इसमें डिफॉर्मेशन होगा, क्योंकि अगर ये वेट कम रहेगा तो ये यहीं पर ही इंपैक्ट होने के बाद वापस ऊपर भी आने के चांसेस हैं। बट ये अगर वेट ज्यादा है तो वो क्या करना चाहेगी, वो इस रोड को एक्चुअल में इलोंगेट करवाना चाहेंगे। ये जो वेट्स हैं यहाँ पर, ये जो आपके पास एक कॉलर लगा हुआ है, ये जो कॉलर ये जो ड्रॉप हो रहा है, ये बेसिकली इसको क्या करना चाह रहा होगा, इलोंगेट करना चाह रहा होगा इस रोड को। किसकी हेल्प से? इस फ्लैंज की हेल्प से, क्योंकि हम ऐसा मान के चलेंगे फ्लैंज और रोड एक तरह से जो है वो सेम ही पार्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग है और ये चीज टूट के अलग हो जाएगी ना। ठीक है, आप इसे एक सेम पार्ट मानेंगे, तो जो फोर्स यहाँ पर लग रही है वो बेसिकली इस रोड को इलोंगेट कर रही है, और ये इलोंगेट होने के बाद ये मान लीजिए यहाँ तक पहुंच जाता है। इलोंगेशन इतना सारा नहीं होगा, बट फिर भी मैं आपको एक इमेजिनेशन करके यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको यहाँ पर ये इलोंगेशन ऐसा कुछ दिखने वाला होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर वेट्स अभी भी इसके ऊपर यहाँ पर ही होंगे, इस तरह से यहाँ पर ये इम्पैक्ट होने के बाद ऐसे यहाँ पर ये इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, और ये इम्पैक्ट होने के बाद यहाँ तक पहुंच गया। तो ये इसकी एक तरह से फाइनल कंडीशन है। तो जरा आप सोचिएगा, फाइनल इन द सेंस स्टेप 1, मतलब जो हमारी स्टार्टिंग केस में जो हमारी फाइनल पोजीशन है यहाँ तक पहुंचने की, वो है ये। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये क्या ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की तरह काम कर रहा है? नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पर ये जो लोड लग रहे हैं, इन लोड की वजह से क्या होगा कि जब आप इस रोड पर एक एक्सटेंशन लेके आओगे, क्योंकि इसमें स्ट्रेन एनर्जी आ चुकी है, तो ये चाहेगा कि ये वापस भी जाए। ठीक है, ये वापस भी जाए, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन पर जाकर जीरो हो रही है। ठीक है, इसका मतलब सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कहां से कहां तक? कि यहाँ से W इंटू एच प्लस डेल्टा। ये डेल्टा कितना है? ये डेल्टा इम्पैक्ट बोलते हैं इसे, क्योंकि ये हमारे पास मैक्सिमम है, ये डेल इम्पैक्ट हमारे पास मैक्सिमम है। मतलब इसके बाद होगा क्या? ये इसके बाद वाइब्रेशंस में जाएगा, ये इसके बाद वाइब्रेशंस में जाएगा, और फाइनली इस पोजीशन पर जाके ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्यों? इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन रहेगा इतना। ठीक है, जो यहाँ पर फाइनल पोजीशन पर जाकर ये रुकेगा। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी स्टार्टिंग में जैसे इसमें इंपैक्ट लगा, ये मैक्सिमम पोजीशन पर जाएगा। वर्डिंग पर ध्यान दीजिए कि ये जो इंपैक्ट लगने के बाद मैक्सिमम पोजीशन पर जाएगा, उसके बाद इसमें वाइब्रेशंस आने शुरू हो जाएंगे, और फिर ये अपनी फाइनल पोजीशन में पहुंचेगा। तो सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सी है? सबसे क्रिटिकल स्टेज है फर्स्ट वाली, जब जहां पर इसमें सबसे ज्यादा डेल्टा प्रोड्यूस हुआ, उसी टाइम पर इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है, अगर मैं आपसे स्ट्रेस की बात करता हूं, तो अगर एक ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में आपके इस पर्टिकुलर रोड पर लगाता है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, तो आप सिग्मा की वैल्यू कितने लिखते हैं? फोर्स अपॉन एरिया, नॉर्मल फोर्स अपॉन जो हमारे पास इस सरफेस का एरिया है उसी की बात करते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। बट अगर मैं यहाँ पर ये स्ट्रेस, इसे क्या बोलता हूँ मैं? इसे बोलता हूँ स्टैटिक स्ट्रेस। ठीक है, स्टैटिक लोड की वजह से जो लगने वाली स्ट्रेस है उसे मैंने बोल दिया स्टैटिक स्ट्रेस। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर स्टैटिक लोड तो है नहीं, यहाँ पर तो इम्पैक्ट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो इम्पैक्ट लोड की जो वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है, उस स्ट्रेस का फॉर्मूला डायरेक्टली ये नहीं होगा, इस फॉर्मूले में कुछ ना कुछ चेंज होगा। वो चेंज किस वजह से होता है? वो होता है इम्पैक्ट की वजह से चेंज। तो जरा उसको समझिएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं, तो जो हमारे पास ये पर्टिकुलर स्ट्रेन एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो कन्वर्ट किस में हो रही है? स्ट्रेन एनर्जी में। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट किस में हो रही है? स्ट्रेन एनर्जी में। तो इन पॉइंट्स को जरा समझिएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू फुल्ली इन स्ट्रेन एनर्जी। अब ये जो स्ट्रेन एनर्जी से हमने जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाया, एनर्जी, ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन जो लॉ हम ये लगा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को स्ट्रेन एनर्जी में कन्वर्ट करा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो W इंटू एच प्लस डेल्टा, ये डेल्टा क्या है? डेल्टा इम्पैक्ट वाला है, तो इसे मैं डेल्टा लिख रहा हूँ। और डेल्टा स्टैटिक क्या होता है? जो इस केस में होएगा वो कितना होगा? PL अपॉन AE होगा या नहीं होगा? जो फोर्स लग रहा है इंटू लेंथ अपॉन में एरिया इंटू E। ठीक है, तो PL अपॉन AE, तो यहाँ पर W इंटू एच प्लस डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो हमारी स्ट्रेन एनर्जी है, और स्ट्रेन एनर्जी की बात करें तो क्या हो जाती है? वो EA डेल स्क्वायर अपॉन में 2L।
इन द टर्म्स ऑफ डेल्टा, इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रेन, इन द टर्म्स ऑफ सॉरी डिफॉर्मेशन, यहाँ जो इसमें स्ट्रेन आएगी वो किसकी वजह से आएगी, इस डेल्टा की वजह से, इस डेल्टा की वजह से तो स्ट्रेन आएगी। ठीक है, क्या ग्रेजुअली अप्लाइड लोड लग रहा था, क्या यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू, क्या यहाँ इस डेल्टा की वैल्यू इस PL/A के बराबर होगी क्या, क्या इस वाले डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा इंपैक्ट की वैल्यू PL/A के बराबर होगी क्या, नहीं ना। जबकि इस डेल्टा की वजह से ही तो स्ट्रेन आ रही है। स्ट्रेन जितनी है इसमें फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग कंडीशन में, जब ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन करेगा तो स्ट्रेन किसकी वजह से आएगी, इस डेल्टा इंपैक्ट की वजह से। तो मैं आपको थोड़ा सा और इजी कर देता हूं, मैं यहाँ पर इंपैक्ट लिखते चलता हूं, मैं यहाँ पर इंपैक्ट लिखते चलता हूं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर रहे। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये डेल्टा स्क्वायर है, ये 1 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी डेल्टा में। तो फाइनली हमारे पास डेल्टा इंपैक्ट की वैल्यू, फाइनली हमारे पास डेल्टा इंपैक्ट की वैल्यू जो निकल के आती है वो आती है WL/AE। ठीक है, इसको आपको सॉल्यूशन नहीं, आपको फाइनली इसका रिजल्ट याद रखिएगा, WL/AE प्लस अंडर रूट ऑफ WL/AE का स्क्वायर प्लस WL/AE का स्क्वायर प्लस 2WLH/AE। ठीक है, 2WLH/AE। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली आउटकम आता है डेल इंपैक्ट का इस रिलेशन से ये निकल के आता है। अब ठीक है, यहां से हमने एक चीज चेक की कि यहाँ पर डेल इंपैक्ट की वैल्यू तो ये आ रही है। ठीक है, यहां से ही कुछ इस तरह की चीज हम बना सकते हैं कि डेल इंपैक्ट इक्वल टू अगर मैं WL/AE कॉमन ले लूं, WL/AE कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, यहाँ से 1 बचा प्लस WL/AE कॉमन लिया तो इसका स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास अंडर रूट में बचेगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस WL/AE का एक पार्ट बाहर गया तो क्या बचेगा, 2H/2H WL/AE का एक पार्ट यहाँ बचेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। WL/AE से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो ये आया हमारे पास। अब एक बात बताइएगा, अगर मैं इफ वी कॉल्ड क्या कि हम क्या कहते हैं कि डेल जो स्टैटिक है वो मैग्नीट्यूड में मैंने WL/AE को, यहाँ पर WL/AE का एक टर्म निकल के आया ना, ये एक पर्टिकुलर टर्म है। इस पर्टिकुलर टर्म को हम क्या लेके चल सकते हैं, इस पर्टिकुलर टर्म को डेल स्टैटिक हम लिख सकते हैं। इसका मतलब इसमें डेल स्टैटिक आएगा ना, मैं डेल स्टैटिक की बात नहीं कर रहा, डेल स्टैटिक हम लिख सकते हैं। PL/AE होता है, WL/AE होता है। अगर W स्टैटिक लोड की तरह काम कर रहा होता तो मैग्नीट्यूड जो WL/AE का है उसे मैं डेल स्टैटिक लिख सकता था। ठीक है, इसे हम डेल स्टैटिक लिख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, WL/AE को हम डेल स्टैटिक लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डेल इंपैक्ट का जो रिलेशन आता है वो आ जाता है डेल स्टैटिक। इसका मतलब एक्चुअल में डेल स्टैटिक नहीं है, ये उसकी मैग्नीट्यूड को है जो हमने लिखा है, इनटू यहाँ पर क्या हो जाता है 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2H/ डेल स्टैटिक, हम ऐसे लिख देते हैं। इसी टर्म को हम बोलते हैं इम्पैक्ट फैक्टर। इस टर्म को हम बोलते हैं इम्पैक्ट फैक्टर। और ये इम्पैक्ट फैक्टर हमेशा किसके बराबर होगा, ये इम्पैक्ट फैक्टर हमेशा किससे बड़ा या बराबर होगा, 2 से। आपको दिख रहा है 1 प्लस 2H बाई डेल स्टैटिक। इसका मतलब H की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो इसका मतलब क्या होगा, H अगर यहाँ पर है तो H की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं, if H equal to 0 then the load will be suddenly applied load। उसे हम क्या बोलते हैं, डायनामिक के केस में ही सडनली अप्लाइड लोड। तो सडनली अप्लाइड लोड के लिए इंपैक्ट फैक्टर क्या होता है, 2। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं बताया, यहाँ पर मैंने इंपैक्ट लोड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारी चीजें को लेके चल रहा हूँ। इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, साथ में अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर इंपैक्ट फैक्टर तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2H बाई डेल स्टैटिक। इसका मतलब जैसे जैसे हाइट आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे डेल इंपैक्ट भी बढ़ेगा, वैसे वैसे सिग्मा इंपैक्ट भी बढ़ेगा। अभी सिग्मा इंपैक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से जो हमने निकाला कि ये आपके पास इंपैक्ट फैक्टर, तो जैसे जैसे आप इंपैक्ट फैक्टर बढ़ाओगे वैसे वैसे इंपैक्ट का इफेक्ट बढ़ेगा। समझिएगा, जैसे जैसे आप इंपैक्ट फैक्टर बढ़ाओगे वैसे वैसे इंपैक्ट का इफेक्ट बढ़ेगा, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, वैसे वैसे इंपैक्ट का इफेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां तक हमने इस चीज को समझा। ठीक है, ये हो गया हमारा डेल से रिलेटेड चीजें, अब जरा समझिएगा सिग्मा से रिलेटेड चीजों को। तो यहां तक हमने ये क्लियर किया। ठीक है, यहां तक हमने क्लियर किया। अब मैं इसे रफ कर रहा हूं। ठीक है, सिग्मा इंपैक्ट का जो बेसिस है उसे आप समझिएगा। ये हमने समझा डेल का बेसिस।
ठीक है, अब समझिएगा सिग्मा को। तो सिग्मा इम्पैक्ट क्या कहलाएगी, सिग्मा इम्पैक्ट इक्वल टू, देखिए सिंपल सी बात है, हमने इस चीज को याद रखिएगा, हम इस चीज पर हुक्स लॉ लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक अजम्पशन लेके चलते हैं, हुक्स लॉ इज वैलिड, हुक्स लॉ इज वैलिड। और कैसे, क्योंकि मैंने एक अजम्पशन लिया, क्या अजम्पशन मैंने लिया कि जो इसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है, जो इसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, वो डिफॉर्मेशन कैसा है, जो इसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है वो कैसा है, लीनियर इलास्टिक है, लीनियरली इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। इसका मतलब ये प्लास्टिक रेंज में नहीं गया, ऐसा नहीं कि इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया। हो सकता है कि कुछ मटेरियल प्लास्टिक में भी चले जाएं जिनमें ई बहुत ही कम हो, तो ऑब्वियस है कि जहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये अभी प्लास्टिक रेंज में नहीं है, अभी ये इलास्टिक रेंज में है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें एक वापस आने की टेंडेंसी है। तो हमने क्या किया, लीनियरली इलास्टिक बोला। तो अगर मैं लीनियरली इलास्टिक बोलता हूं तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। और अगर वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो सिग्मा प्रोपोर्शनल टू क्या है, एप्सिलॉन के, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू क्या है, एप्सिलॉन, और सिग्मा इक्वल टू क्या है, ई एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हम इलास्टिक लिमिट के अंदर बात कर रहे होते हैं तो सिग्मा और एप्सिलॉन की पर्टिकुलर वो लैंग्वेज लिखी जाती है, क्या कि अगर वो नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल स्ट्रेस है तो सिग्मा एन इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे लिखा जाता है। बट यहाँ पर अगर मैं वर्ड लेके चलूंगा तो क्या लिखूंगा इसे, सिग्मा इम्पैक्ट इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन इम्पैक्ट, है ना। मैं अब ये वर्ड लिखूंगा तो यहां से देखिएगा सिग्मा इम्पैक्ट इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन इम्पैक्ट को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा बाई एल। ठीक है, डेल्टा बाई ओरिजिनल लेंथ कितनी एल, यहाँ पर डेल क्या हो जाएगा, डेल भी इम्पैक्ट, स्टैटिक नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल इम्पैक्ट अपॉन एल। तो यहाँ से आपने एक चीज देखी थी अभी, डेल इम्पैक्ट की वैल्यू देखी थी, डब्ल्यू एल अपॉन ए ई प्लस अंडर रूट ऑफ डब्ल्यू एल अपॉन ए ई का स्क्वायर प्लस 2WLH अपॉन ए। ठीक है, तो वो अगर हम यहाँ रखेंगे तो फाइनली आपके पास आउटकम आ जाएगा। मैं सीधा आउटकम लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं सीधा आउटकम लिख रहा हूँ, आप इस चीज को कैलकुलेट कीजिएगा, आपके पास नोट्स हैं, उससे कैलकुलेट कीजिएगा। तो ई वाई एल से आप अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ई वाई एल से आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे डेल इम्पैक्ट के फॉर्मूले को, तो आपके पास ये फॉर्मूला बन के आएगा फिर डब्ल्यू वाई ए, ठीक है, डब्ल्यू वाई ए प्लस अंडर रूट ऑफ डब्ल्यू वाई ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2W H E अपॉन ए एल, ये हमारे पास फाइनली आउटकम बन के आएगा। ठीक है, डब्ल्यू बाई ए प्लस अंडर रूट डब्ल्यू बाई ए प्लस 2WHE अपॉन ए एल। तो यहाँ से अगर मैं एक काम करता हूँ, इफ वी कंसीडर क्या कि डब्ल्यू बाई ए क्या है, सिग्मा स्टैटिक है, P अपॉन E होता है ना सिग्मा स्टैटिक, आपने यहाँ पर ये देखा है P अपॉन E सिग्मा स्टैटिक। इसका मतलब मैंने सिग्मा स्टैटिक की वैल्यू को, मैग्नीट्यूड को ऐसा मान लिया, इसका मतलब यहाँ पर सिग्मा स्टैटिक नहीं लग रही है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, यहाँ पर सिग्मा स्टैटिक नहीं लग रही, यहाँ पर उसके मैग्नीट्यूड को मैंने सिग्मा स्टैटिक कह दिया, एक टर्मिनोलॉजी दे दी जिससे कि मुझे कुछ और मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, सिग्मा इम्पैक्ट इक्वल टू, यहाँ पर डब्ल्यू बाई ए को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो हमारे पास, सॉरी डब्ल्यू बाई ए इंटू, यहाँ पर क्या होता है, डब्ल्यू बाई ए को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो बेसिकली हम यहीं से चल रहे हैं आगे, डब्ल्यू बाई ए को कॉमन लेता हूँ तो अंदर जो मिलने वाला है ना वो मुझे ये मिलने वाला है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2HY डेल स्टैटिक। ठीक है, इस चीज को आप प्लीज सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, कैसे आएगा ये, जब यहाँ पर हम इस चीज को बाहर लेके चलेंगे तो जो सिग्मा स्टैटिक है उसी के रेस्पेक्ट में डेल स्टैटिक होगा। डेल स्टैटिक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हम मान के चलेंगे WL अपॉन ए, हम मान के चलेंगे, तो आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आप फाइनली इसका आउटकम निकाल लेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो W बाई ए जब इसमें से कॉमन लेंगे तो आपके पास ये आएगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा स्टैटिक इंटू इम्पैक्ट फैक्टर। ठीक है, सिग्मा इम्पैक्ट, आप इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ाएंगे उतना ही आपका सिग्मा इम्पैक्ट बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा जरा फॉर्मूले पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, ये है हमारा सिग्मा इम्पैक्ट का फॉर्मूला। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ये वर्टिकल रोड PQ ऑफ लेंथ L इज फिक्स्ड एट इट्स टॉप एंड, ठीक है, फिक्स्ड एट इट्स टॉप एंड। ठीक है, ये हमने PQ, ये हमने रोड ली थी। ठीक है, फ्लैंज यहाँ पर लगा हुआ है, W इसका वेट था। ठीक है, W इसका वेट था। The axial stress in the road can be reduced. The axial stress in the road, जो हमारे इसमें स्ट्रेस आ रही है, जो हमारी इसमें स्ट्रेस आ रही है एक्सियल स्ट्रेस, उसकी बात बतानी है कि वो किस तरह से रिड्यूस हो सकती है। तो जरा फॉर्मूले पर जाइए, जरा फॉर्मूले पर जाइए, उसमें देखिए आप कि अगर आपको रोड में स्ट्रेस को रिड्यूस करना है तो क्या क्या फैक्टर, अगर आपने रोड में स्ट्रेस को रिड्यूस करना है तो आप रोड में क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे। आप उस रोड पर लगने वाले हाइट को, उस रोड पर लगने वाले वेट की हाइट को रिड्यूस कर दो, क्या हो जाएगा, सिग्मा इम्पैक्ट रिड्यूस। तो यहां पर मैं आउटकम लिख रहा हूं, इफ
if H reduce then sigma impact reduce। आपको फाइनली रिड्यूस वाले फैक्टर्स चाहिए, उसी को आप ऑप्शन में चेक कीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, if AL मेरा क्या है, वॉल्यूम, if वॉल्यूम रिड्यूस, ठीक है, इफ वॉल्यूम रिड्यूस देन सिग्मा इम्पैक्ट। हम रिड्यूस वाला इफेक्ट देखना है तो हम क्या करेंगे, इस इधर वाले इफेक्ट को हम चेंज करेंगे, यहाँ पर रिड्यूस वाला इफेक्ट आना चाहिए। तो वॉल्यूम को क्या करें, इंक्रीज करें, डिनोमिनेटर को इंक्रीज करें, तो हमारा न्यूमरेटर टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा लेस, ठीक है। अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करें तो सिग्मा इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस। हमें आउटकम ये चाहिए, ठीक है। उसके बाद इफ अगर मैं एरियाज को इंडिविजुअली देखूं तो एरियाज को अगर हम इंक्रीज करते हैं, जैसे वॉल्यूम में क्या है, वॉल्यूम में दो इफेक्ट हैं, एरिया एंड लेंथ, तो अगर एरिया को इंक्रीज करते हैं तो सिग्मा इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस। और अगर इफ लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो सिग्मा इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस। आपको फाइनल आउटकम रिड्यूस का रखना है, तो आप ये समझिएगा कि जितना आप रोड का या तो वॉल्यूम बढ़ा दें या अगर लेंथ भी बढ़ाएंगे तो भी इसमें सिग्मा इम्पैक्ट कम होगा। अगर इसका एरिया भी बढ़ाएंगे, लेंथ उतना ही रखेंगे, एरिया भी बढ़ाएंगे तो भी इसका सिग्मा इम्पैक्ट कम होगा, क्योंकि आप बेसिकली वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा इम्पैक्ट होगा रिड्यूस। साथ में ई को देखो, साथ में ई और देखो, इफ E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज रिड्यूस देन सिग्मा इम्पैक्ट क्या होगा, रिड्यूस। मतलब ये तो अच्छा है मटेरियल के लिए कि अगर इम्पैक्ट लोडिंग होती है तो उसमें याद रखिएगा, इम्पैक्ट लोडिंग में हम कोशिश ये करते हैं, अगर सिग्मा इम्पैक्ट हमें रिड्यूस करना है, उस पर्टिकुलर रोड पर सिग्मा इम्पैक्ट रिड्यूस करना है, तो वो मटेरियल हम कैसा लेके चलते हैं, कम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, कम यंग्स मॉडुलस का हम वो मटेरियल लेके चलेंगे। जितना हम उसमें यंग्स मॉडुलस कम कर सकते हैं उसकी हेल्प से हमें सिग्मा इम्पैक्ट क्या मिलने वाला है, कम मिलने वाला है। तो ये जो आउटकम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके हिसाब से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसके हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिएगा, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द रोड क्या करता है, सिग्मा इम्पैक्ट रिड्यूस, वेरी गुड। डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द रोड, नहीं, उल्टा करेगा। डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, उल्टा होगा। इंक्रीजिंग द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उल्टा होगा। तो यहां से आपको ये क्लियरली एकदम समझ में आ रहा है कि हाँ, सिग्मा इम्पैक्ट को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, एच को रिड्यूस करके, वॉल्यूम को इंक्रीज करके, एरिया को इंक्रीज करके, लेंथ को इंक्रीज करके और ई को डिक्रीज करके, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जनरली आजकल पूछे जाते हैं गेट में, ईएससी में, वेरियस पीएसयूज में, क्योंकि ये थोड़े से आपके लीक से हटके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्वेश्चन नहीं है जिसमें आप सीधा सिग्मा को फोर्स अपॉन एरिया करके लेंथ से इंडिपेंडेंट मान लोगे, ठीक है। तो यहाँ लेंथ पर डिपेंड कर रहा है वो, यहाँ से लेंथ पर इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि आपको सिग्मा के बारे में ये भी पता होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। तो मैंने इस वीडियो में यहाँ पर आपको क्लियर करने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं हम इम्पैक्ट से रिलेटेड जितने भी हम यहाँ पर क्वेश्चंस करते हैं वो क्वेश्चन आप किस तरह से डील करोगे। मैंने आपको डेल्टा के बारे में बताया, मैंने आपको इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में बताया, मैंने आपको सिग्मा इम्पैक्ट का बेसिक डेफिनेशन भी समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये चीज अच्छे से समझी है, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी आपके सडन से या फिर इम्पैक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। जितने भी क्वेरीज आ रही हैं वो आप क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। साथ में अगर इसके बारे में और ज़्यादा आपको डेप्थ में जाना है, ठीक है, बहुत अच्छे से इसके डेरिवेशन पर अच्छे से डेप्थ में जाना है, इसको सोल्व आउट कैसे करना है वो आपको डेप्थ में जाना है, तो उसके लिए आप वीडियो पर जा सकते हैं। वो आपको ऐप पर दिख जाएगा, ठीक है। आप ऐप पर जा सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप वहां से वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ज्यादा अगर इसको डेप्थ में समझना है तो वहां से जा सकते हैं। साथ ही क्वेश्चंस लगाते रहिए इन पर, जितने भी आपके डाउट आते हैं, जितने भी आपके इम्पैक्ट से रिलेटेड, सडन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है। कीप वॉचिंग, थैंक यू।